नमस्कार, मेरा नाम डीके उत्तम है। आज हम उत्तम एडोनॉमी के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लाया हूँ, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। यह पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस इट इज़ ए फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का यह वह वित्त है जो सरकार को जरूरी होता है देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। अब देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रोज की फ्लो ऑफ मनी एक सरकार को चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए अर्थव्यवस्था में, जिसके माध्यम से सरकार अपने सैलरीज देती है एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को सैलरीज देती है, पेंशनर्स को पेंशन देती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, पुल पुल बनाती है, मेट्रोस बनाती है। इस तरह के जो खर्चे हैं सरकार को करने होते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को एक देश में एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे चाहिए, यानी कि फ्लो ऑफ मनी चाहिए। अब फ्लो ऑफ मनी जब चाहिए, यानी कि सरकार को क्या चाहिए इसके अंदर? फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। अब ये फ्लो ऑफ मनी क्यों चाहिए? सवाल यह आता है कि क्यों चाहिए। ये इसलिए चाहिए क्योंकि सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं, सरकार को सैलरीज देनी पड़ती है, जैसा कि बताया, सरकार को हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि सरकार जो सरकार के पास जो वित्त है उसको क्या कहते हैं? उस वित्त को कहते हैं, जी हाँ, जो सरकार को वित्त के नाम से जानते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्तियां और व्यय, यानी कि खर्चे। तो सरकार का वह वित्त जो सरकार को चाहिए देश को, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वह कहलाता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर यह एक ऐसा दस्तावेज है, यानी कि हम इसको इस नाम से पुकार सकते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसको हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यानी कि वह दस्तावेज है जिसको मेंटेन करना पड़ता है सरकार को। इस दस्तावेज को, इस फाइनेंशियल दस्तावेज को, वित्तीय दस्तावेज को हम आज आगे पढ़ेंगे क्लास में कि यह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस तरह से सरकार इसको मेंटेन करती है और किस रूप में करती है। तो यह जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हमने कहा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे कि हमने कहा कि रिसीट्स, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यह रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ही बजट कहलाता है। जी हाँ, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ही बजट कहलाता है। बजट, बजट कहलाता है। यानी कि बजट को समझने के लिए हमको समझना होगा पहले कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, सरकार का वह वित्त क्या है जो सरकार मेंटेन करती है, वह कौन सा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को जिसको हम पुकारते हैं रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर वह फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बजट कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आखिर ये बजट क्या है, बजट का नाम बजट क्यों पड़ा? आइए इस पर हम बात करते हैं कि बजट का नाम क्यों पड़ा। बजट, इसका नाम क्यों पड़ा? बजट एक फ्रेंच वर्ड है, देखिएगा, बजट एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, शब्द है, और इस शब्द को किस नाम से जानते हैं हम लोग? इस नाम को जानते हैं बौगेटी के नाम से, बौगेटे। यह एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? छोटा, एक छोटा बैग, यानी कि वह एक छोटा बैग जो
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें रखे जाते थे, यानी कि क्या रखे जाते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि वित्तीय दस्तावेज इस छोटे बैग में रखे जाते थे। और बजट एक फ्रेंच वर्ड है जो बाउगेटी के नाम से निकला है, और वह एक छोटा बैग के नाम से जाना जाता है। उस छोटे बैग को के अंदर क्या रखा जाता था, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय दस्तावेज रखे जाते थे। अब सवाल यह है कि यह जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, यह है बजट कब बना, इसका नाम बजट कैसे पड़ा। बजट शब्द को पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम सर रॉबर्ट वालपोले। हाँ, यह पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वालपोले थे। और प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोले ने 1773 में इस शब्द का चलन शुरू हुआ, जब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने 1773 के अंदर संसद के अंदर यह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पेश किए। 1973 में पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या पेश किए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। यह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो पेश किए, इसको पुकारा गया बजट स्पीच। जी हाँ, इसको क्या पुकारा गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जो संसद में पेश किया गया, इसको पुकारा गया बजट स्पीच के नाम से, बजट स्पीच। यानी कि बजट, ये बजट जो वर्ड निकला यहां से 1773 के अंदर ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोले ने इसका इस्तेमाल किया। और जब संसद में वह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पेश किया तो वह बजट स्पीच के नाम से जाना गया। तब से अभी तक बजट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है कि आखिर ये बजट क्या है। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि आखिर बजट क्या है। बजट क्या है? जैसे कि अभी हमने कहा कि बजट एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, उसका ब्यौरा होता है, उसकी डिटेल होती है। क्या मतलब हुआ कि बजट क्या है? बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी कि वित्तीय दस्तावेज है जो जाना जाता है किस नाम से? बहुत देखिए, सिंपल करने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम पुकारते हैं बजट के नाम से, यह बजट होता है। अब ये बजट जो है, इसके अंतर्गत क्या चीजें लिखी जाती है? जैसे कि हमने कहा कि इसकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर एक वित्त वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो सरकार की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, जो प्राप्तियां और खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, वह सारा ब्यौरा, सारी डिटेल एक बजट के रूप में रखी जाती है। ये तो बजट के बारे में हम बताया भी आपको। अब हम आगे चलते हैं कि ये है बजट। इस बजट के अंदर क्या और अनाउंसमेंट्स होती हैं, यानी कि बजट एक मैनिफेस्टेशन है। फर्दर हम बात करते हैं बजट क्या है। बजट मैनिफेस्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स
विजन एंड इट्स पॉलिसीज। क्या है ये? एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन, इसको भी हम आपको हिंदी में बताते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स का क्या है? विजन है, विजन एंड इट्स पॉलिसी, यानी कि सरकार घोषणा करती है इस बजट के माध्यम से कि सरकार का क्या विजन होगा अर्थव्यवस्था के लिए और क्या पॉलिसीज होंगी। तो अभी हमने फाइनल इस बात को समझा कि बजट एक ऐसा घोषणा पत्र है सरकार द्वारा जो दिखाता है एक वित्त वर्ष में, एक साल में सरकार की कितनी प्राप्तियां हुई और कितने खर्चे हुए, कितना पैसा आया सरकार के पास और कितना पैसा सरकार के पास खर्चा होगा देश की अर्थव्यवस्था की विकास के लिए, वृद्धि के लिए। अब हम बात करते हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में कि बजट क्या है। भारत यानी कि बजट, अगर हम बात करें बजट की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कि बजट क्या है। यह एक ऐसा बजट, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का, जो भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 112 है, यानी कि आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत इसको नाम दिया गया, बजट को क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको नाम दिया गया बजट का भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत। अब बात ये करते हैं कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बजट के नाम से बात कर रहे हैं, जो बजट जाना जाता है, ये क्या है? यानी कि यह है एनुअल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर सरकार की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं। सरकार के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, यानी कि सरकार की प्राप्तियां और सरकार के व्यय, खर्चे दिखाए जाते हैं इस स्टेटमेंट में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो बजट के नाम से जाना जाता है। अब यह है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इसका टेन्योर क्या है? यह है एक वित्त वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में इन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है एक वित्त वर्ष में। हम सभी जानते हैं कि एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है जी। एक वर्ष के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि क्या होता है, यह बजट पेश किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, भारत की संसद में इसको कौन पेश करता है? भारत के वित्त मंत्री संसद में इस बजट को पेश करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और यह संसद उसको अप्रूव करती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होती है, एक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी क्यों है, कितना जरूरी है, इसको हम आगे समझते हैं। आगे समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इसके और कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ
द बजट, यानी कि वह कौन से घटक हैं जो बजट को दिखाते हैं, जो बजट के बारे में बताते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी कि वह कौन से घटक हैं बजट के, यानी कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, बजट के मुख्य घटक। यह मुख्य घटक कौन से हैं, चलिए हम इस पर बात करते हैं। इसका मुख्य घटक, इसके माध्यम को इसको समझने के लिए हमको इसको स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं, आपको देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी कि इसका ढांचा किस तरह का होता है बजट का, अभी हम उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम जानते हैं कि सरकार के का रेवेन्यू होता है, रिसीट्स आती है, और व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि बजट जो है, देखिएगा हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, बजट के जो स्ट्रक्चर है यह है, दो रूप में सरकार की इनकम होती है। पहले रूप इनकम होती है सरकार की टोटल रिसीट्स, कुल प्राप्तियां, सरकार के पास कितना पैसा आया। दूसरा और टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। यानी कि सरकार के जो घटक होते हैं, बजट के जो घटक होते हैं, वह दो नाम से जाने जाते हैं, टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बजट के यह एक मुख्य बिंदु है। एक सरकार की एक अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और पैसा खर्च होता है। तो आइए हम बात करते हैं पहले टोटल रिसीट्स की। टोटल रिसीट्स, यानी कि टोटल रिसीट्स भी दो प्रकार की होती है। देखिए, टोटल रिसीट्स भी दो प्रकार की होती है। नंबर वन, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। देखिएगा, यहाँ हम टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, टोटल प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, और इसमें रेवेन्यू एंड रिसीट्स आते हैं। दूसरा आता है कैपिटल रिसीट्स। यहाँ बोर्ड पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, यह सरकार का टोटल रिसीट्स होती है। इसी प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर भी होता है। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर को भी हम दो रूप में बांटते हैं। नंबर वन बांटते हैं, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व के खर्चे, सरकार के पास राजस्व आता है, उसके खर्चे होते हैं। इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बात कर रहे थे कि दो प्रकार का टोटल सरकार की, एक टोटल रिसीट्स होती है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। टोटल रिसीट्स के अंदर क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स आती है, कैपिटल रिसीट्स आती है, और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अभी हम इसको समझना हमको बहुत जरूरी है कि ये क्या है। चलिए अब हम समझते हैं, एक प्रकार से पहले हम समझेंगे। देखिएगा, पहले हम समझेंगे टोटल रिसीट्स के अंदर, हम समझेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व का क्या रिसीट है, और हम फिर उसके बाद आसानी के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम पहले इसको समझते हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है दोनों, और पहले इसको हम उठाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं। जी हाँ, अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या है।
रेवेन्यू रिसीट्स, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की, रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि राजस्व की प्राप्तियां। यह रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सरकार को राजस्व मिलता है। दो प्रकार का रेवेन्यू मिलता है, दो प्रकार का रेवेन्यू मिलता है इसके अंदर भी जी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब ये टैक्स रेवेन्यू को हम आगे भी पढ़ते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी आगे पढ़ते हैं। अभी हम पहले हम समझ रहे थे कि रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि सरकार की जो आय होती है, जो वित्त वर्ष में दिखाई जाती है, वह टैक्स के रूप में होती है और गैर टैक्स के रूप में होती है, गैर कर के रूप में। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि आसान करने के लिए अभी हमको क्या करना होगा, अब खर्चे की तरफ बात करनी होगी। इसके हम ये रिसीट्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे रेवेन्यू कैपिटल की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सरकारी विभागों को चलाने के लिए सरकार को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने अभी कहा कि सैलरीज देनी पड़ती है सरकार को, पेंशन देनी होती है, तो यह है रिसीट्स है सरकार की, जैसे सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज, पेंशन। सरकार ब्याज का भुगतान भी करती है, यानी कि जो उधार लिया हुआ है सरकार ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है इसके अंतर्गत। जी अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे, पिछले पेज पर हम जाते हैं। पिछले पेज पर हम गए तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा, देखिएगा, पहले हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट्स, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। जी हाँ, रिसीट्स की, कैपिटल रिसीट्स की, और फिर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे ये क्या है। ये हमने इस तरह का जो एरो लगाया है, ये आसानी से ये समझने के लिए, ताकि क्लास को में आसानी से चीज़ों को समझा जा सके। चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये हमको नेक्स्ट पेज पे ही करना होगा। जी अब हम बात कर रहे हैं रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? चलिए हम लिख लेते हैं साथ साथ, और हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसानी के लिए हमने देखा यहाँ दोनों वर्ड रेवेन्यू के थे, और हम देख रहे हैं यहाँ दोनों वर्ड कैपिटल के हैं, लेकिन यहाँ रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है, इसमें भी रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर। तो अभी हम कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर रहे हैं और पूंजीगत खर्चों की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? सरकार के पास पैसा आता है, पूंजीगत रूप में पैसा आता है, सरकार उधार लेती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, इंटरनल सोर्सेज से लेती है। इसके अंदर कैपिटल रिसीट्स, सरकार क्या करती है? उधार लेती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। सरकार क्या करती है? सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाती है, को बेचना। और इसी प्रकार सरकार की जो पूंजीगत एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, हम सभी जानते हैं, सरकार सड़क बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, पुल बनाती है, मेट्रो बनाती है। सरकार लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लंबा निवेश करती है ताकि अर्थव्यवस्था में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। सरकार निवेश करती है, निवेश कहाँ करती है? स्कूल्स में करती है, हॉस्पिटल्स में करती है, फ्लाईओवर्स में करती है, आदि में। इस तरह से सरकार खर्चे करती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सरकार के बजट, अभी हम पिछला आपको पेज पर ले जाते हैं हम आपको, कि हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट।
स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट के अंदर दो तरह से सरकार के पास पैसा आता है, टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। कुल प्राप्ति है सरकार की और कुल खर्चे सरकार के। पहला, टोटल प्राप्तियों में क्या होता है, टोटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि राजस्व कितना प्राप्त हुआ सरकार को, और कैपिटल पूंजीगत रिसीट्स प्राप्तियां कितनी हुई। दो प्रकार के इसमें दिखाए गए हैं। और फिर हमने बात करी नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर की। टोटल एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने इसको फर्दर, हमने जब इसको पढ़ा तो देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, यानी कि राजस्व की प्राप्तियां और राजस्व के खर्चे। हमने इसको समझा, राजस्व की रेवेन्यू रिसीट्स को हमने समझा कि दो प्रकार के होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। इसको अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे ये क्या होते हैं। सैलरीज पर, पेंशन पर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर सरकार द्वारा दिया जाता है। कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं, तो वह जैसे सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उधार लेती है, सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाती है ताकि अर्थव्यवस्था में डाला जा सके और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार निवेश करती है स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, फ्लाईओवर्स पे, मेट्रो पे। इस प्रकार हमने अभी क्या पढ़ा कि बजट के कंपोनेंट्स, और बजट के कंपोनेंट्स के साथ साथ हमको यहाँ एक बात और भी समझनी होगी जो और दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि देखिएगा फिस्कल डेफिशिएट। ये क्या है फिस्कल डेफिशिएट? डेफिशिएट को समझने से पहले हम आपको बता दें, इस पर अभी हम नेक्स्ट डिटेल में चर्चा करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये डेफिशिएट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिशिएट यानी कि डेफिशिएट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन इसमें उधारी नहीं होती, सरकार की नहीं होती, यानी कि इसके अंदर उधारी नहीं होती, सरकार उधार इसमें नहीं जोड़ती, उधारी नहीं होती। सरकार की उधारी नहीं होती है, यानी कि टोटल खर्चे ज्यादा हैं, सरकार की प्राप्तियां कम है, लेकिन सरकार ने जो उधार लिया है उसको नहीं जोड़ा गया है। और एक और घटक है, एक और कंपोनेंट है जिसको अभी हम दिखाना चाहेंगे, वह है प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, यानी कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, यह प्राथमिक घाटा होता है फिस्कल। चलिए हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको क्या है, फिस्कल डेफिशिएट, यानी कि राजकोषीय घाटा में से माइनस कर दिया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सरकार ब्याज देती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सरकार जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो उधार लेती है, जो इंटरनल सोर्सेस से और एक्सटर्नल सोर्सेस से, उस उधार को यहाँ माइनस किया जाता है। तो वह कहाँ से किया जाता है, फिस्कल डेफिशिएट से, यानी कि राजकोषीय घाटे से माइनस किया जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वह कहलाता है प्राइमरी डेफिशिएट, जिसको हम प्राथमिक घाटे के नाम से भी जानते हैं। बजट को, जो अभी लास्ट टॉपिक है, बजट को डिटेल में पढ़ने के लिए अभी हमको और इसको फाइनल रूप देना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम फाइनली कि बजट का आखिर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इससे अर्थव्यवस्था पर, इस बजट से क्या असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, उसकी स्थिरता पर, उसके भविष्य पर। इस पर हम फाइनल बजट के बारे में अभी एक स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर को, बजट को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि यह फिस्कल पॉलिसी क्या है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि अभी मैंने आपको जिक्र किया, फिस्कल पॉलिसी कहे तो राजकोषीय नीति, यह वह पॉलिसी है
सरकार की जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का, वह फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। चलिए हम इसको पहले समझते हैं ये क्या है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी अभिप्राय है, इट इज रिलेटेड टू यह सरकार की एक्टिविटीज है। सरकार की कौन सी एक्टिविटीज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? वह है एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, borrowings and debt management। डेट मैनेजमेंट यानी कि चार हमको चीजें निकल के आई। सरकार की वह एक्टिविटीज है जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों पर, व्यय पर, कर पर, करों पर, टैक्सेशन पे, उधारी पर और ऋण का जो मैनेजमेंट किया जाता है अर्थव्यवस्था में। तो इसका ये क्यों होता है रिलेटेड? सो दैट, ताकि अर्थव्यवस्था में सरकार चाहती है कि उसके जो फैसले हैं, जो सही फैसले हैं, वह अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाए, उसकी स्टेबिलिटी में, उसकी स्थिरता में काफ़ी बेहतर फैसले निकल के आए। तो उसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है? डिजायरेबल, इच्छित, अपने डिजायरेबल एक्शंस लेती है, ताकि डिजायरेबल इच्छित एक्शन हो, निर्णय हो। किन पर हो? वह है, देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर, ये देखिएगा, प्रोडक्शन पर यानी कि उत्पादन पर, नेशनल इनकम पर, और प्राइस लेवल यानी कि इसके द्वारा जो सरकार चाहती है कि इसके बेहतर परिणाम आए, रोजगार पर आए, उत्पादन पर आए, राष्ट्रीय आय पर आए और प्राइस लेवल पर आए। फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सरकार यह फैसले करती है। सरकार को कौन सी एक्टिविटीज रिलेटेड है, जो सरकार को खर्चे करने होते हैं, सरकार को टैक्स लगाना होता है, सरकार को उधार लेना होता है, और सरकार को अर्थव्यवस्था में जो डेट मैनेजमेंट है, जो उधार लिए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स द्वारा पूरे देश में लोगों का, बिजनेसेस को, उनका मैनेजमेंट करती है सरकार, और इसको फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यहाँ अनडिजायरेबल इफेक्ट ना पड़े इन चारों चीजों पर। अनडिजायरेबल मतलब है कि सरकार चाहती है इसको रिमूव करे कि वह कौन से ऐसे नकारात्मक फैसले हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर, रोजगार पर, उत्पादन पर, नेशनल इनकम पर, प्राइस लेवल पर ना पड़े। तो यह एक फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब फिस्कल पॉलिसी को तो हमने समझ लिया। अब ये फिस्कल पॉलिसी जो हम बात कर रहे थे कि फाइनली बजट क्या है, तो फिर फाइनली बजट को समझने के लिए हमको फिस्कल पॉलिसी जानना पड़ा। और फिस्कल पॉलिसी अब क्या है, यह कैसे बजट से रिलेटेड है, आइए इस पर बात करते हैं। यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है, जैसे हमने कहा, 3 इंस्ट्रूमेंट निकल के आए। इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से? इंस्ट्रूमेंट कितने इंस्ट्रूमेंट इसके निकल के आए अभी हमारे सामने? नंबर 1 टैक्सेशन, सरकार टैक्स लगाती है। नंबर 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा क्या है? तो पब्लिक डेट। तीन इसके इंस्ट्रूमेंट निकल के आए, और इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी सरकार द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। ये किस तरह से बजट से रिलेटेड है? यह बजट से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि बजट यानी कि फिस्कल पॉलिसी is implemented through budget announcements।
यानी कि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो अनाउंस की जाती है वह बजट के माध्यम से की जाती है। जी, फिस्कल पॉलिसी इज implemented थ्रू, देखिएगा, थ्रू बजट अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट्स के माध्यम से इसको फिस्कल पॉलिसी को कार्यान्वित किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और हम इसको कह सकते हैं कि प्रमोटिंग, सरकार क्या करती है, प्रमोटिंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि सरकार अर्थव्यवस्था को एक ऐसी गति प्रदान करते हैं कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है सरकार द्वारा। आइए चलते हैं इसका बजट पर फाइनली क्या असर होता है। तो अभी हम बजट को, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लिखा था, पिछले पेजेस पर लिखा था कि बजट क्या है। बजट दो प्रकार का चीज सामने आती है। पहला हमने कहा था कि टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स। हमने एक दूसरा बताया था आपको टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये पहले हम बात करेंगे टोटल रिसीट्स पे। टोटल रिसीट्स में हमने कहा था सरकार के पास दो प्रकार से रिसीट्स आती है। नंबर वन आती है, हमने कहा था नंबर वन, हमने बताया आपको ये रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा हमने कहा था कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स भी दो प्रकार के होते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स, यानी कि यह दो प्रकार के हैं, एक टैक्स होता है और एक नॉन टैक्स होता है, जिससे सरकार की प्राप्ति होती है। अब ये टैक्स क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि टैक्स क्या है और नॉन टैक्स क्या है। अभी हम इसको समझते हैं। यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स, सरकार के पास टैक्स आता है, नॉन टैक्स आता है। टैक्स क्या है, टैक्स इज ए मैंडेटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, यानी कि टैक्स पेयर को वह एक अनिवार्य पेमेंट है जो सरकार को देनी होती है, जो इसकी जद में आते हैं टैक्स पेयर, और इसके बदले में उनको सरकार वादा नहीं करती कि रिएम्बर्समेंट होगा उनके पैसे का। नंबर वन। नंबर टू वह टैक्स कहलाता है। तो टैक्स में हमने देखा कि कितने प्रकार के होते हैं टैक्स। टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट टैक्स, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, और यह हम लिख देते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स यानी कि अगर मैं डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर दिखाता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। टैक्स हमने जैसे कहा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स जैसे सैलरीज, इनकम टैक्स, जी हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि जो शेयर्स लेते हैं उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है, और जिसके ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटीज हैं, कस्टम्स ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, सेल्स टैक्स है आदि। यह सब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब ये हम समझते हैं कि ये टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका एक लाइन में हम आपको बता सकते हैं कि इसके क्या डेफिनेशन है। टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है
जो जिस पर यह टैक्स जिस टैक्स पेयर को देना पड़ता है, और इसका भार यानी कि इसके पेमेंट पे वही एंटिटी वही व्यक्ति करता है, यानी कि इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पर होता है। जिसको यह टैक्स लगाया जाता है उसी को यह टैक्स सहन करना होता है और वह टैक्स सरकार को देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स एक एंटिटी पर लगता है, लेकिन उसका जो भुगतान करता है, उसको जो वहन करता है, वह दूसरा व्यक्ति करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जीएसटी के मार्फत से हम समझ सकते हैं। जीएसटी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और वह जब दुकानदार को देता है तो वह प्रोडक्ट फाइनली उस पर लिखा होता है MRP, यानी कि टैक्स के साथ जुड़ा होता है वह प्रोडक्ट। और फाइनली जब जब क्लाइंट उसको खरीदता है तो वह MRP के रूप में टैक्स देता है। तो यहाँ कंज्यूमर को कोई क्रेडिट इनपुट नहीं मिलता, क्रेडिट इनपुट मीडिएटर को मिलता है। यहाँ दुकानदार से लिया है तो दुकानदार सरकार से इनपुट क्रेडिट क्लेम करता है, इनपुट क्रेडिट। अब हम बात करते हैं, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, चलते हैं पिछले पेज पर। पिछले पेज को जाने के लिए हमको फिर समझना होगा कि टोटल रिसीट्स के अंदर टोटल रिसीट्स क्या है। देखिए, हम पहले बात करेंगे टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू एंड रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में, कि आखिर इसकी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था पर क्या होती है, लायबिलिटी क्या पड़ती है गवर्नमेंट पर, और संपत्तियां देश की बढ़ती है या नहीं बढ़ती, या जिम्मेदारियां बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इसको हमें समझना होगा। जिम्मेदारियों से अभिप्राय, यहाँ हमने देखा कि रेवेन्यू आ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन उसके पास सरकार की क्या होती है, इसके अंदर ना तो एसेट्स बढ़ती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी नहीं बढ़ती है सरकार की। जी हाँ, यहाँ इसके अंदर क्या होगा, जिम्मेदारियां भी, लायबिलिटी नहीं बढ़ती और एसेट्स में नहीं बढ़ती। बोरिंग्स करती है सरकार, बोरिंग्स करती है। दूसरा क्या करती है सरकार, इसको बोरिंग्स के साथ साथ क्या करती है सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट करती है। और सरकार क्या करती है, क्योंकि उसको प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, रिकवरीज ऑफ लोन्स, यानी कि सरकार रिकवर करती है। इससे क्या अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारियां बढ़ती है या नहीं बढ़ती, और संपत्ति बढ़ती नहीं बढ़ती, इसको हम समझते हैं। कैपिटल आ रहा है, क्योंकि सरकार उधार लेती है, तो इससे सरकार की जिम्मेदारियां, सरकार की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, देनदारियां बढ़ती हैं, और एसेट्स जो है, यहाँ एसेट्स भी बढ़ती है साथ साथ, क्योंकि कैपिटल जो रिसीट्स आ रहा है, आय आ रही है, प्राप्ति आ रही है, वह बोरिंग्स, अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है। अब पैसा जब आ रहा है तो उससे जिम्मेदारी सरकार की बनती है, देनदारी बनती है, और उसके साथ साथ, लेकिन साथ साथ यहाँ पर एसेट्स भी इंक्रीज होती है। चलिए अब बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर पर। टोटल एक्सपेंडिचर भी हमने जैसा कि आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर देखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिखते हैं हम, और दूसरा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सरकार सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है, पेंशन देती है, पेंशनर्स को सरकार सैलरीज देती है, पेंशन देती है, सब्सिडीज देती है। पेंशन देती है सरकार, सब्सिडी देती है, सब्सिडीज देती है, स्टेट्स को लोन देती है, स्टेट लोन्स देती है। इस प्रकार इससे क्या होता है, सरकार का क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं या नहीं। सरकार की चूंकि इसमें खर्चे हैं तो एसेट्स नहीं बढ़ता, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारियां भी कम होती है, क्योंकि वह आगे इन्वेस्टमेंट करती है, उसका प्राप्त होता है। जी चलिए अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सड़क, मेट्रोस बनाना सरकार वहाँ खर्च करती है। जैसे हम लिखेंगे स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार और कहाँ खर्च करती है, स्कूल्स पे करती है, हॉस्पिटल्स पे करती है,
फ्लाईओवर बनाती है, मेट्रो बनाती है आदि, ये जब सरकार इस पे खर्चा करती है तो इससे सरकार का क्या होता है, एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स बढ़ती है और लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी सरकार की कम होती है और एसेट्स बढ़ती है। जी, तो आज हमने पढ़ा, आज के टॉपिक में सबसे ज़्यादा बजट पर हमने बात करनी चाहिए। तो बजट एक इतना बड़ा दस्तावेज है, एक इतना बड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है सरकार का। जी, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो सरकार का है, जिससे अर्थव्यवस्था की आकलन किया जाता है कि कितनी रिसीट्स होंगी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में और कितने खर्चे होंगे एक वित्त वर्ष में, उसका लेखा जोखा है। तो बजट को समझने के लिए पहले हमने समझा पब्लिक फाइनेंस को, सार्वजनिक वित्त को, सार्वजनिक वित्त क्या होता है, फिर हमने उसको समझा कि बजट कहाँ से आया, इसका नाम कैसे पड़ा, फिर हमने इस बात को समझा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, यानी कि राजकोषीय नीति क्या होती है, और फिर हमने इस राजकोषीय नीति को और सार्वजनिक वित्त को, पब्लिक फाइनेंस को बजट के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा। और बजट के स्ट्रक्चर से ये निकल के आया कि किस तरह की सरकार की एक अर्थव्यवस्था में रिसीट्स होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, और सरकार की व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं एक साल में। तो इस तरह सरकार बजट का इस्तेमाल फ्यूचर के यानी कि आकलन के लिए और एक ऐसी घोषणा करी जाती है बजट के अंदर ताकि अर्थव्यवस्था में बेहतर रिजल्ट आ सके और अर्थव्यवस्था वृद्धि की ओर आगे बढ़ सके। सरकार यह अपने फैसलों से फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इसको अपनाती है और सार्वजनिक वित्त का इंतजाम साथ रखते हुए उस पर आगे बढ़ती है। तो यह था आज एक टॉपिक पब्लिक फाइनेंस पर, फिस्कल पॉलिसी पर और अल्टीमेटली बजट पर। नमस्कार।